नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 21 जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। तो 21 जुलाई की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनमें जो फर्स्ट न्यूज़ है वो ये है। देखिए, सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो एफपीआई मिनिस्टर्स, एफपीआई स्टैंड्स फॉर फूड एंड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। एफपीआई मिनिस्टर्स इनॉग्रेट्स जोरम मेगा फूड पार्क इन मिजोरम। तो जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है जोराम मेगा फूड पार्क। कहाँ पर किया है? मिजोरम में। ठीक है, तो इस न्यूज़ के बारे में और डीप में देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कौन है? तो वो हैं हरसिमरत कौर बादल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेंबर हरसिमरत कौर बादल ऑन मंडे इनोग्रेट द जोराम मेगा फूड पार्क। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जोराम मेगा फूड पार्क का इनोग्रेशन किया गया है मिजोरम के कोलासिब में, या सिर्फ आप लोग ध्यान रखिए मिजोरम में, थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग। इट विल प्रोवाइड डायरेक्टली बेनिफिट ओवर 25,000 farmers and will provide employment opportunity to over 500 people in the region। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑपरेशनलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। यह मिजोरम का फर्स्ट मेगा फूड पार्क है। नेक्स्ट, सी इन्फॉर्म्ड दैट इन द लास्ट 6 ईयर्स, इस गवर्नमेंट के जो 6 ईयर कंप्लीट हुए हैं उन्होंने ये जानकारी दी कि लास्ट 6 ईयर में 88 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग 7 इन मिजोरम initiated for the entire northeastern region with an outlay of rupees 1000 crore by her ministry, which will directly benefit 3 lakh farmers and will provide job opportunities to 50,000 people फ्रॉम द रीजन। ठीक है, तो ये जो भी अचीवमेंट्स रहे हैं गवर्नमेंट के वो उन्होंने डिस्कस किया। देखिए, एक पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसके बारे में हमने लास्ट न्यूज़ में भी डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर बात की जाए सीएम ऑफ मिजोरम कौन है, तो सीएम ऑफ मिजोरम है जोरामथांगा। ये किस पार्टी से रिलेटेड है? ये है मिजो नेशनल फ्रंट। नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ मिजोरम कौन है? गवर्नर ऑफ मिजोरम जो है वो है पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो ये फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आप लोगों को जितना ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, जोराम मेगा फूड पार्क का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है, या यह किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर गौर करते हैं। तो अगली जो न्यूज़ है वो ये है, एचआरडी मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या एचआरडी मिनिस्टर लॉन्च मनोदर्पण इनिशिएटिव। एचआरडी मिनिस्टर ने या एचआरडी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक पहल शुरू की है, एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है मनोदर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, जो आप लोग इमेज देख रहे हैं ये एचआरडी मिनिस्टर है जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो देखिए आगे, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक टुडे वर्चुअली लॉन्च मनोदर्पण इनिशिएटिव अंडर आत्मनिर्भर अभियान। तो आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है मनोदर्पण। हमें ऑब्जेक्ट से मतलब रखना है कि आखिर इस पहल का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखते हैं इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है। दिस इनिशिएटिव विल प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड एड्रेस देयर इशूज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। तो देखिए, जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, पिछले 3 to 4 मंथ स्टूडेंट्स अपने कॉलेज, कोचिंग्स, स्कूल वगैरह में नहीं जा रहे हैं, टीचर घर पे बैठे हुए हैं। तो जो मेंटल हेल्थ है काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। इस चीज़ को सही करने के लिए, इससे निकालने के लिए, उसमें उनकी हेल्प करने के लिए ये पहल शुरू की गई है ताकि स्टूडेंट्स जो है को सोशल सपोर्ट मिल सके, साइको सोशल सपोर्ट मिल सके, मनोसामाजिक जो दबाव उनके ऊपर उत्पन्न हुआ है उससे वो बाहर निकल सके।
ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है इस पहल का, मनोदर्पण पहल का। देखिए आगे क्या बात है इसमें। वाइल लॉन्चिंग द मनोदर्पण, मिस्टर निशंक सेड दिस इनिशिएटिव विल प्रोवाइड strength, suggestions, support to the students, teachers and families in the difficult situation। ठीक है, यहाँ पे कोई खास बात नहीं है। He said a helpline number, एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, has been launched to provide the consultation which can be accessed from morning 8 AM to 8 PM। तो यदि कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहा है, तो दे कैन हेल्प, दे कैन गो टू दिस नंबर। तो वो इस नंबर के जरिए हेल्प ले सकते हैं, अपने सामाजिक स्थिति को सुधार सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है, देखिए तो आगे हम देखते हैं जो मेन न्यूज़ है वो ये है, यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट पब्लिक ईवी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इन दिल्ली। तो दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है भारत की पहली विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। दिस इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्लाजा जो इनॉग्रेट की गई है मुंबई में। देखिए यहाँ पर यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह टुडे इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा एट चेम्सफोर्ड क्लब इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज प्लाजा है इसको इनॉग्रेट किया। देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्या बात है इसमें। इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा इज़ अ न्यू इनोवेशन। सबसे पहली बात ये एक न्यू इनोवेशन एवेन्यू है, इज़ अ न्यू इनोवेशन फॉर मेकिंग ई मोबिलिटी ubiquitous and convenient in India. Such innovative initiatives are imperative for the creation of a robust e-mobility ecosystem in the country। तो देखिएगा यहाँ पर भारत में ई मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा एक नया इनोवेटिव एवेन्यू है, एक नया मार्ग है। इस तरह की अभिनव पहल देश में एक मजबूत ई मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। द प्लाजा हैज़ बीन इस्टेब्लिश बाई ESEL। इस प्लाजा का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया है? तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो ESEL इट मीन्स एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड और दूसरी है NMDC स्टैंड फॉर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। इन दोनों ने मिलकर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लाजा को इस्टेब्लिश किया है या इसको बनाया है। द न्यू पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा विल होस्ट 5 चार्जर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। देखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें 4 प्रकार के चार्जर हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करते हैं, जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के हैं। तो अगर जैसे आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं, अभी तक जो यूज़ कर रहे हैं वो पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल हैं, लेकिन नई दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आजकल चलने लगे हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो होते हैं उनसे जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो काफ़ी कम होगा या बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो इसको भी धीरे धीरे से अब इस्टेब्लिश किया जा रहा है इंडिया में, और स्टार्टिंग जो हो चुका है वो दिल्ली से हो चुका है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें और क्या किया गया है इस दौरान, तो आर.के. सिंह आल्सो लॉन्च्ड, एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, आल्सो लॉन्च्ड RAIAC राइज स्टैंड फॉर रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी। ये तो हो गया फुल फॉर्म। आर.के. सिंह आल्सो लॉन्च्ड राइज national program। ESEL is retrofitting its office air conditioning and ventilation system
as part of a larger initiative developed in collaboration with USAID. USAID का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर हेल्दी एंड एनर्जी इफिशियंसी बिल्डिंग्स। देखिए इसका क्या मतलब हो रहा है, इस लाइन को जो मैंने अभी पढ़ा है इसका क्या मतलब है। तो आर.के. सिंह ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए इंडोर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राइस, जो कि एक फुल फॉर्म मैंने अभी आप लोगों को बताया, राइस रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी को लॉन्च किया। EESL अपने कार्यालय एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम को फिर से तैयार कर रहा है। स्वस्थ और ऊर्जा कुशल इमारतों के लिए USAID यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से विकसित एक बड़ी पहल के हिस्से के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस न्यूज़ के बारे में बात की। तो मोटे तौर पर यहाँ पे बस आप इतना समझें कि भारत में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज प्लाजा इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में बाय यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह के द्वारा। और दूसरी बात है राइस जो एक प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ है नेशनल लेवल पर, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, एयर को इम्प्रूव करने, इंडोर एयर से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट और इस न्यूज़ का, आई बिलीव द राइस इनिशिएटिव कैन पोटेंशियली एलिवेट द इशू ऑफ बेड एयर क्वालिटी इन द वर्क स्पेस across the nation and pioneer ways to make them healthier and greener. It look forward to the success of their program and with both EESL and USAID best of luck for their future endeavors, he said. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात होगी। दो बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर गौर करते हैं। यहाँ पर जो अगली न्यूज़ है वो डिफेंस से रिलेटेड है। इंडियन नेवी कंडक्टेड पासेक्स एक्सरसाइज विथ यूनाइटेड स्टेट या यूएस। तो इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की है, एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है। किसके साथ एक्सरसाइज की है नेवी ने? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। देखिए इस एक्सरसाइज का नाम है पासेक्स। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इंडिया एंड यूएस के बीच में नेवल एक्सरसाइज पासेक्स। देखिए अब इसके बारे में कुछ और जो बातें हैं वो ये हैं, इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड पासिंग एक्सरसाइज पासेक्स विथ यूएस नेवी। कहाँ पर की गई है? तो ये इंडिया में ही की गई है। इंडिया में कहाँ? इंडियन ओशियन रीजन यानी हिंद महासागर क्षेत्र में ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। इट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी शिप। अच्छा, भारत की किन किन नेवल शिप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो इट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवल शिप्स जैसे रण, सह्याद्री, शिवालिक एंड कोमाटा टुगेदर विथ। अब यूएस की बात करें तो इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शिप है वो है निमित्ज। सबसे खास बात है निमित्ज। USS प्रिंसटन, USS राल्फ जॉनसन। USS निमित्ज इज अ न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। देखिए ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें कई सारे जो वॉर फाइटर प्लेन्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो USS निमित्ज इज अ न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। इट विल बी डिप्लॉयड इन गल्फ रीजन फ्रॉम साउथ चाइना सी। USS निमित्ज को साउथ चाइना सी में जो टेंशन चल रहा है उसके लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है। अभी ये बंगाल की खाड़ी में है। Indian Navy had also conducted similar joint exercise with Japan and France recently. The exercise comes amid high alert by the Navy in Indian Ocean region due to ongoing standoff with China along the border in Ladakh. तो करंट में जो फेस ऑफ या स्टैंड ऑफ जो सिचुएशन चल रही थी भारत और चाइना के बीच में लद्दाख में, उस समय पर ये एक्सरसाइज हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर हम बात करें चीफ ऑफ नेवी की या नेवी चीफ ऑफ इंडिया की, तो भारत के जो नेवी चीफ हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ जो रिलेटेड है वो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे क्या अपॉइंटमेंट हुई है अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए अश्विनी कुमार तिवारी अपॉइंटेड एज
मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI कार्ड। तो SBI कार्ड के नए MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है अश्विनी कुमार तिवारी को। देखिए, अश्विनी कुमार तिवारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस for 2 years term. His appointment will come in effect from 1st of August 2020. He succeeded हरदयाल प्रसाद। ठीक है, तो खास बात जो है वो ये है कि अश्विनी कुमार तिवारी को अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO की पोस्ट पर SBI कार्ड में। SBI कार्ड ऑफर्स एक्सटेंसिव क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो टू इंडिविजुअल कार्ड होल्डर्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स that includes lifestyle, reward, travel, fuel and banking, partnership and corporate card। ठीक है, तो ये तो उनके फंक्शंस हैं। SBI के अगर हम चेयरमैन की बात करें तो करंट में SBI चेयरमैन का नाम है रजनीश कुमार। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ऑब्ituary से रिलेटेड है। MP गवर्नर, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है आज। MP गवर्नर लालजी टंडन पासिस अवे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका आज निधन हुआ। मध्य प्रदेश गवर्नर लालजी टंडन 85 ईयर ओल्ड पासिस अवे आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। ही सर्व्ड, देखिए अब उनका जो करियर रहा है जो पूरा, उसके बारे में अगर बात करें, ही सर्व्ड इन द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसमें 2 टर्म यानी 2 कार्यकाल उनके हुए हैं, 1978 से 1984 और 1990 से 1996, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है। नेक्स्ट, ही आल्सो सर्व्ड एज एन MLA, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहे हैं यूपी में फॉर 3 टर्म्स, 3 बार, 1996 से 2009 तक। ही वॉज आल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, साथ में वो MP भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 15th लोकसभा, 15वीं लोकसभा में, फ्रॉम लखनऊ कंस्टिट्यूंसी। तो लखनऊ कंस्टिट्यूंसी से, लखनऊ की सीट से वो 15th लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बिहार इन 2018, 2018 में वो गवर्नर ऑफ बिहार के थे। देन द गवर्नर ऑफ MP इन 2019। गवर्नर ऑफ MP करेंट में जो एडिशनल चार्ज दिया गया है वो दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है डिफेंस, अगेन डिफेंस रिलेटेड। इसके पहले भी हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी नेवल एक्सरसाइज के बारे में, जो नेवल एक्सरसाइज हुई थी इंडियन ओशियन रीजन में बिटवीन US एंड इंडिया, जिसका नाम था पासेक्स। ठीक है, अगेन जो न्यूज़ है वो डिफेंस से रिलेटेड ये है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड BEML, भारत BEML साइंस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ 1512 माइन प्लाउ, 1500 माइन प्लाउ। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने BEML के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत वह 1512 माइन प्लाउ को खरीदेंगे। ठीक है, अब ये माइन प्लाउ क्या होता है या ये पूरी जो इंटायर न्यूज़ है उसके ऊपर हम देखते हैं क्या बात हो रही है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ BEML, इट मीन्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML का फुल फॉर्म भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ 1512 माइन प्लाउ for tank T19, The move comes as a major boost to make in India initiative of the government of India. The contract was approved by acquisition wing of Ministry of Defence। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T19 के लिए लगभग 1512 माइन प्लाउ की खरीदी के लिए BEML, इट मीन्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने आधिकारिक बयान में ये कहा है कि जो T90 टैंक्स हैं
उनके लिए 1512 माइन प्लाऊ को खरीदा जाएगा। उसके लिए एक अनुबंध किया गया है BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ। अब देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या खास बात है। द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड एट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ₹557 करोड़। ये खास बात है। इस अनुबंध, यह जो अनुबंध है ये 557 करोड़ रुपए का है। द कॉन्ट्रैक्ट हैज बाई एंड मेक इंडिया categorization with a minimum of 50% indigenous content in making a portion of the contract। तो यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है, इस अनुबंध, इस निर्णय से भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण में इस कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है कि अनुबंध के हिस्से में कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए। तो ये एक खास बात है यहाँ पर इस समझौते में कि 50% जो मटेरियल है वो 50% वो जो होना चाहिए वो इंडिया का होना चाहिए। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट द माइन प्लाउ विल बी फिटेड ऑन T90 टैंक्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड कॉर्प्स विच विल फैसिलिटेट इंडिविजुअल मोबिलिटी टू टैंक्स वाइल नेगोशिएटिंग द माइन फील्ड। अब ये जो आगे की चीज़ है इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि माइन प्लाऊ होता क्या है, माइन प्लाऊ किसे कहा जाता है या ये क्या चीज़ होता है। तो दरअसल ये माइन फील्ड को साफ करने और मशीनों और मेन पावर को सुरक्षा देने का काम करते हैं ताकि इनका रिस्क कम से कम हो सके। देखिए कई बार क्या होता है, टैंकों को बर्बाद करने के लिए दुश्मन माइंस बिछा सकते हैं। ऐसे में इन माइंस को हटाने के लिए माइन प्लाऊ का इस्तेमाल किया जाता है जो टैंक में लगाए जाते हैं। क्लियर। तो टैंक में एक अलग से इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं जो ज़मीन के अंदर की माइंस को हटाते हैं। ये अब हम अगर इस न्यूज़ की बात करें, इस पॉइंट की, अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट द माइन प्लाऊ विल बी फिटेड ऑन T90 टैंक्स ऑन द इंडियन आर्म्ड कॉर्प्स विच विल फैसिलिटेट इंडिविजुअल मोबिलिटी टू टैंक वाइल नेगोशिएटिंग द माइन फील्ड। ये माइन प्लाऊ भारतीय बख्तरबंद, इट मीन्स इंडियन आर्म्ड कॉर्पस T90 टैंक पर फिट किया जाएगा जो माइंस के साथ समन्वय करते हुए टैंकों के लिए व्यक्तिगत मोबिलिटी की सुविधा प्रदान करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, मोबिलिटी ऑफ द टैंक फ्लीट विल इन्हांस minefield which in turn would extend the reach of armored formation deep into enemy territory without becoming mine casualty। देखिए इस तरह के माइन प्लाऊ के कारण भारतीय टैंक दुश्मन की सीमा के अंदर तक जा सकते हैं और वहां ऑपरेशन कर सकते हैं। The induction of 1512 mine plow will be completed by 2027। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 2027 तक कंप्लीट होगा। द कॉन्ट्रैक्ट विल इन्हांस द कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी। इस प्रोजेक्ट के साथ ही भारत की सेना की जो शक्ति है, वो जो कॉम्बैट पावर है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हल्का सा आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या न्यूज़ है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर भी एक MOU है, एक समझौता हुआ है किस किस के बीच में। तो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट साइंस MOU विथ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो CBDT ने एक MOU साइन किया MSME मिनिस्ट्री के साथ फॉर डेटा शेयरिंग को लेकर। तो देखिएगा यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन है, दो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बीच में डेटा शेयरिंग को लेकर एक MOU साइन किया गया। यहाँ पर हम चलते हैं इस न्यूज़ के बारे में आगे। द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स has signed
a formal memorandum of understanding on 20 of July 2020. The MOU is aimed at the sharing of data by CBDT to MSME. तो दोनों के बीच में 20 जुलाई को एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत क्या होगा, इस समझौते के तहत इस बात पर सहमति की गई है कि CBDT डेटा शेयर करेगा मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ। द MOU comes into force from 20 of July 2020 in the date it was signed. तो बेसिक ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा कि CBDT अपने डेटा को शेयर करेगा MSME डिपार्टमेंट के साथ। MOU के क्या प्रोविजंस हैं, इसको हल्का सा समझ लेते हैं। द MOU विल फैसिलिटेट द सीमलेस शेयरिंग ऑफ सर्टेन इनकम टैक्स रिटर्न। तो इस MOU के तहत निर्बाध रूप से डेटा शेयर किया जाएगा, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है, रिलेटेड इनकम टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू MSME, यानी निर्बाध रूप से जो है सिमलेसली डेटा शेयर किया जाएगा इनकम CBDT के द्वारा MSME डिपार्टमेंट को। द शेयर्ड डेटा विल इनेबल MSME टू चेक एंड क्लासीफाई इंटरप्राइजेस इन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरीज। देखिए, इसके माध्यम से MSME क्या कर पाएगा डिपार्टमेंट, वो ये तय कर पाएगा कि जो इंटरप्राइज है उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, उसे माइक्रो, स्मॉल या मीडियम, इन तीनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी की वो इंटरप्राइजेस को समझा जाए। अंडर द MOU बोथ द ऑर्गेनाइजेशन विल अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर एंड अल्टरनेट नोडल ऑफिसर्स टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डेटा एक्सचेंज। देखिए, इस तरह से जब दो ऑर्गेनाइजेशन में कोई MOU होता है, कोई गठबंधन होता है, तो एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो इस काम को ही परफॉर्म करता है। उस ऑफिसर को हम बोलते हैं नोडल ऑफिसर। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द MOU विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा ऑफ कोऑपरेशन एंड सिनर्जी बिटवीन द CBDT एंड MSME। ठीक है, तो ये तो हो गई इस न्यूज़ से रिलेटेड मेन बात। अगर हम बात करें मिनिस्टर की, MSME मिनिस्टर जो करंट में है वो है नितिन गडकरी। ठीक है, BJP के एक बहुत बड़े लीडर नितिन गडकरी जो मिनिस्टर ऑफ MSME है। ठीक है, हालांकि वो और भी कई डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एक एक्ट पास किया गया है, पास नहीं हुआ, एक एक्ट जो है वो इफेक्ट में आया है। कौन सा एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी ये पास तो हुआ था 2019 में, बट इफेक्ट में अभी आया है, केम इनटू इफेक्ट। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ बातें। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स दैट विल एम्पावर कंज्यूमर प्रोटेक्शन देयर राइट्स थ्रू नोटिफाइड रूल्स एंड प्रोविजंस। तो ये जो नया एक्ट आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये उपभोक्ताओं को नए अधिकार प्रदान करेगा, जो इसमें इसके प्रोविजंस के अनुसार नए अधिकार देगा। इट विल रिप्लेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए, जो पुराना एक्ट है वो अब रिप्लेस हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। पुराना जो एक्ट था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ही आया था। CPA एक्ट 2019, देखिए कई सारे प्रोविजंस होंगे उसमें, एक एक्ट में कई लंबा चौड़ा एक्ट होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर CPA एक्ट 2019 इंक्लूड, एक खास पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। CPA एक्ट 2019 इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो एक नई बॉडी बनाई जाएगी, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी इस एक्ट के अनुसार, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रमोट, प्रोटेक्ट और इन्फोर्स करेंगी। इट विल प्रोवाइड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म ऑफ मीडिएशन। देयर विल बी नो फी फॉर फाइलिंग केस अप टू 5 लाख। 5 लाख तक अगर आप कोई केस फाइल करते हैं तो कोई भी फीस नहीं होगी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, तो अगर हम बात करें कंज्यूमर अफेयर के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो हैं श्री रामविलास पासवान। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूज़ अगेन जो है वो ऑब्ituaries से रिलेटेड है। US सिविल राइट पायोनियर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सिविल राइट
के जो पायोनियर माने जाते हैं, स्टार्ट करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, जॉन लेविस, उनका निधन हुआ। तो जॉन लेविस जो यूनाइटेड स्टेट में सिविल राइट पायोनियर के रूप में समझे जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ और बातें। सिविल राइट्स पायोनियर जॉन लेविस पासेस अवे इन 80 ईयर। तो 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। लेविस वाज आल्सो अ लॉन्ग टाइम मेंबर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लेविस लंबे समय से यूएस की जो पार्लियामेंट है उसमें भी 2 हाउस होते हैं, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा हाउस होता है सीनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लंबे समय से मेंबर थे। लेविस वाज अ प्रोटेज ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इन्हें मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो एक काफ़ी फेमस लीडर थे अमेरिका के, का प्रोटेज माना जाता है जूनियर। एंड केप्ट द फाइट फॉर सिविल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स अंटिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। तो ये अपने जीवन के अंतिम समय तक भी सिविल राइट्स के लिए लड़ते रहे। हिज लास्ट पब्लिक अपीयरेंस वाज इन अ प्रोटेस्ट फॉर रेशियल जस्टिस दैट स्वेप्ट द यूएस एंड द वर्ल्ड इन जून। हाल ही में जो अमेरिका में रेशियल जस्टिस या रेशियल जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें उनका अपीयरेंस, लास्ट अपीयरेंस था। जॉन लेविस वाज द मेंबर ऑफ कांग्रेस फ्रॉम अटलांटा। ये मेंबर कहाँ से थे? तो ये अटलांटा से मेंबर थे। ही फर्स्ट एंटर्ड द कांग्रेस इन 1986। he represented Georgia in Congress for nearly 35 years। देखिए, कांग्रेस स्टैंड फॉर द पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा प्रेजेंटेड लेविस विथ द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इन द ईयर 2011, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो 2011 में उन्हें अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया जा चुका था प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतनी बात ध्यान रखना है। यूनाइटेड स्टेट के सिविल राइट्स पायोनियर का निधन हुआ, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था लेविस। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर जो अगली न्यूज़ है वो है आईटी डिपार्टमेंट टू स्टार्ट ई कैंपेन। आईटी डिपार्टमेंट ने एक ई कैंपेन शुरू किया है, इट मीन्स इंटरनेट कैंपेन शुरू किया है ऑन वॉलेंट्री कंप्लायंस ऑफ इनकम टैक्स। तो आईटी डिपार्टमेंट स्टार्ट ई कैंपेन ऑन वॉलेंट्री कंप्लायंस ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज ऑल सेट टू स्टार्ट एन ई कैंपेन ऑन वॉलेंट्री compliance of income tax for the convenience of taxpayers from Monday, the 20th of July 2020, the 11 days campaign ending on 31st of July 2020 focus on SSS taxpayers who are either non-filers or have discrepancies deficiency in their return for the financial year 2018-19। तो इस पूरी 4-5 लाइन की अगर बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 11 दिनों का एक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन की बात अगर हम करें तो आयकर विभाग 20 जुलाई 2020 से करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन पर ई अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। 31 जुलाई 2020 को समाप्त होने वाला 11 दिन का अभियान मूल्यांकनकर्ताओं या करदाताओं पर केंद्रित है जो वित्त वर्ष 2018-19 के लिए या तो गैर फाइलर्स या उनके रिटर्न में कमियां हैं के लिए है। तो जिन लोगों ने जो नॉन फाइलर्स हैं या उनके रिटर्न में किसी प्रकार की डिफिशियंसी थी 18-19 में, उनके लिए ये कैंपेन शुरू किया गया है। ये काफ़ी बेनिफिशियल ही है। 11 डेज का टाइम है। इस कैंपेन के जरिए वो अपना टैक्स रिटर्न कर सकते हैं। दिस ई कैंपेन इज़ बीइंग रन फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर्स। यानी ये जो ई अभियान है करदाताओं के लाभ के लिए चलाया जा रहा है। Under this e-campaign, the Income Tax Department will send email, SMS to identified taxpayers to verify their financial transaction related
information received by IT department from various sources such as statement of financial transaction SFT, tax deduction at source TDS, tax collection at source TCS, foreign remittance from 15cc एक्सेट्रा। तो अगर हम बात की जाए इस लाइन की, इस अभियान के तहत आयकर विभाग पहचान किए गए करदाताओं को ईमेल और एसएमएस भेजेगा। तो उन लोगों को ईमेल और एसएमएस भेजा जाएगा। आईटी विभाग द्वारा प्राप्त विभिन्न वित्तीय स्रोतों जैसे एसटीएफ, टीडीएस से सत्यापित अपने वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचनाओं के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि 11 डेज का एक ई कैंपेन चलाया जा रहा है। जो नॉन फाइलर्स थे, ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने अपना टैक्स रिटर्न नहीं किया है, उनके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो अगेन एक ऑब्यूचरी है, एक निधन है। यहाँ पर देखिएगा, ओडिया एक्टर विजय मोहंती passes away at the age of 70 years after he suffered cardiac arrest in भुवनेश्वर। तो उड़ीसा के एक फेमस एक्टर विजय मोहंती का 70 ईयर की एज में निधन हुआ। निधन का जो कारण है वो है हार्ट अटैक, इट मीन्स कार्डियक अरेस्ट। कहाँ पर उनका निधन हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। देखिए कुछ बातें यहाँ पर देखिए। आज की न्यूज़ में हमने टोटल देखा जाए तो मोटे तौर पर 3 जो है निधन के बारे में बात की है। पहली है एमपी के गवर्नर, दूसरी जो न्यूज़ थी वो यूनाइटेड स्टेट के जो सिविल राइट्स से रिलेटेड व्यक्ति थे जिनका नाम था लेविस, और थर्ड है ये उड़ीसा के एक फेमस एक्टर विजय मोहंती जिनका निधन हुआ। ही स्टार्टेड हिज करियर इन ओरिया फिल्म इंडस्ट्री विद चिल्का टायर विच वॉन द नेशनल अवार्ड इन 1977। तो इन्होंने जो अपना करियर शुरू किया था वो चिल्का टायर नामक मूवी से किया था, जिसे नेशनल अवार्ड मिला था। ही वॉज नोन फॉर रोल्स इन मूवीज लाइक नाग। देखिए ये किन किन महत्वपूर्ण मूवीज़ में इन्होंने काम किया, तो जैसे कि नाग पास, समय, बड़ा बलवान, लक्ष्मण रेखा एंड आई लव माई इंडिया। तो ये कुछ उनकी मूवीज़ थी जिसमें उन्होंने काम किया था। विजय ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, ये पॉलिटिकली भी एक्टिव थे या किसी पार्टी से रिलेटेड थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से? कब? 2014 में, बट वाज नॉट सो एक्टिव, लेकिन वो काफ़ी सक्रिय नहीं थे। तो ये एक पूरा सेशन था आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ का। तो अब हम इसको समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू ऑल।